हाय हेलो। हम सब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं स्टडी रूम के साथ। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्याय तीसरे पे हम पहुंच चुके थे, जिसका नाम था मनी एंड क्रेडिट, यानी कि मुद्रा और साख, जिसमें हम दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तों पे हम विचार करेंगे कि ऋण देते वक्त क्या क्या शर्तें होती हैं किसी बैंक की। आइए देखते हैं कि करके। इन्होंने 4 शर्तें दे रखी हैं ऋण की। आपके सामने 4 शर्तें हैं। वो 4 शर्तें क्या-क्या है? सबसे पहला है ब्याज की दर। यदि 50,000 रुपए का लोन मैंने लिया है, तो ब्याज की दर उस पर 10% है। 1 साल के लिए 10% ब्याज की दर है, यानी कि 1 साल के बाद मुझे इस 50,000 रुपए के साथ-साथ इसका 10% क्या हुआ? इसका 10% हुआ 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए भी मुझे लौटाने पड़ेंगे, किसके साथ-साथ? इस 50,000 रुपए के साथ। ये होती है ब्याज की दर। तो ऋण लेने से पहले कोई एक फिक्स 10% पूरे साल की, 5% पूरे साल की, 16% पूरे साल की, इस प्रकार से ब्याज की दर फिक्स की जाती है और जितने साल के लिए वो लोन लिया जाता है, साल दर साल ये ब्याज की दर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। उसके बाद है समर्थक ऋणाधार या सुरक्षा। इससे क्या अर्थ है? इससे अर्थ है कि जो ऋण ले रहा है, जो ऋण लेने वाला है, बोरोवर जो है, उधारकर्ता जो है, उसे कोई जमीन का टुकड़ा, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दफ्तर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखानी होगी। इसे हम कोलेटरल भी बोलते हैं। कोलेटरल भी हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। ऐसा कोलेटरल दिखाना होगा जिससे यदि ऋण चुकता ना किया जाता है, लोन वापस ना लौटाया जाता है, तो लोन देने वाला बैंक इसे बेचने का अधिकार रखे। तो ऐसी मॉनेटरी वैल्यू वाली यानी कि कीमत वाली कोई ऐसी चीज ऋण लेने से पहले दिखाई जाती है कि यदि मैं ब्याज चुकता ना कर पाऊं, तो आप इसका इस्तेमाल करके वसूली कर सकते हैं या फिर इसे बेच सकते हैं। उसके बाद कागजात। इस समर्थक ऋणाधार के कागजात जरूरी हैं और अदायगी का तरीका कि मेरे पास ऐसा क्या सोर्स आ जाएगा, मेरे पास ऐसा क्या तरीका आ जाएगा कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपको पैसे देने में सक्षम होऊंगा। या तो मेरे पास नौकरी है, इस नौकरी से मुझे इतनी वेतन मिलती है जिसके आधार पर मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, या फिर क्या है, मैं कोई बिजनेस सेटअप करने वाला हूं जिससे मेरे पास वेतन आती रहेगी, इनकम आती रहेगी। वो मेरी अदायगी का तरीका होगा। ये अदायगी का तरीका भी दिखाना होता है। ये 4 चीजें एक बैंक मांगता है आपको लोन या फिर ऋण देने से पहले, और ये प्री रिक्विजिट है, पूर्वापेक्षाएं हैं, प्री रिक्विजिट हैं, जो किसी भी ऋण लेने वाले व्यक्ति को पूरी करनी होती है। उसके बाद देखते हैं कि यदि कर्जदार जो उधार करता है, उधार लेने वाला जो इंसान है, यदि वो उधार लौटाने में असक्षम होता है, तो उसके भुगतान के लिए बैंक के पास उस कोलेटरल को, समर्थक ऋणाधार को बेचने की अधिकार होता है। यदि मैंने एक जमीन के टुकड़े पर, एक 5 एकड़ जमीन के टुकड़े पर लोन लिया है और मैं 1 साल के बाद या जितने भी समय के लिए मैंने लोन लिया है, उसके बाद मैं उसे नहीं लौटा पाती हूँ, तो जिस बैंक ने मुझे लोन दिया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो इस जमीन के टुकड़े को बेच दे। तो जो लेंडर यानी कि जो ऋणदाता है, जो ऋण देता है, और जो बोरोवर है, उसमें ऋण की शर्तें अलग-अलग हैं। अभी बोलते हैं उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? भला क्या जरूरत पड़ी समर्थक ऋणाधार की मांग करने की? जरूरत ये पड़ी कि यदि कल को मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो उस कोलेटरल को बेचकर मेरे पैसे की वसूली की जा सकती है। कल को यदि मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है, तो बैंक अपना नुकसान ना कराकर उस कोलेटरल को उसकी कीमत पर बेच सकता है और अपने ऋण की वसूली कर सकता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, बहुत सारे गरीब हमारे देश में हैं। तो ये गरीबी क्या उनकी कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है। यदि वो इतने सक्षम नहीं है, तो उनके पास कोलेटरल नहीं होगा।
उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होगा जिससे वो कर्ज नहीं ले पाएंगे। तो ये आबादी, निर्धन आबादी, उनकी कर्ज लेने की क्षमता को अवश्य प्रभावित करती है। हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ है कि निम्न नीची ब्याज की दर 5%, 10% और 5% में कौन सी नीची है? 5% नीची होगी तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। आसान अदायगी की शर्तें तथा कम ऋणाधार व आवश्यक कागजात देखता है एक उधारकर्ता हमेशा। उसके बाद हमारे पास ऋण व्यवस्था की विविधता है। विविधता क्या होता है? विविधता एक प्रकार का डिफरेंस या फिर डाइवर्सिटी होती है कि कैसी सिचुएशंस हैं जिनमें किसी ने ऋण लिया है, ऋण चुकता कर पाए हैं या नहीं, या फिर कर पाए हैं तो किससे लोन लिया है? एक औपचारिक माध्यम से लिया है, एक अनौपचारिक माध्यम से लिया है, बैंकों से लिया है या किसी और से लिया है। सबसे पहले श्यामल का एक उदाहरण है। श्यामल एक छोटा किसान है। श्यामल व्यापारी से 5% प्रति माह, हर महीने का 5% हो गया साल का 60%। इतनी ऊंची ब्याज की दर पर ये लोन लेता है एक व्यापारी से। लेकिन बाद में इसको कोई किसान मिल जाता है जो 30% दर पर, इससे कम दर पर लोन देने को तैयार हो जाता है। बस उसकी एक शर्त है कि जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो उस फसल को आप किसी और को ना बेचकर मुझे ही बेचेंगे। ये एक केस है। ये इन शर्तों पर लोन मिलता है जहां पे कोई समर्थक ऋणाधार नहीं देना होता है, ना कोई कागजात दिखाने होते हैं, बस उनको ऐसे ही बोलचाल के माध्यम से लोन मिल जाता है, लेकिन उसकी दर ऊंची होती है। वहीं पर एक मध्यम किसान है, उसके पास जमीन का टुकड़ा है, अच्छा बड़ा जमीन का टुकड़ा है, यानी उसके पास समर्थक ऋणाधार है। उसके पास क्या है? समर्थक ऋणाधार है। वो इसको दिखाकर बैंक से लोन ले सकता है कि कल मुझे आपका लोन चुकता करना पड़ा तो मैं इस जमीन के टुकड़े को बेचकर कर दूंगा, या आप इस जमीन के टुकड़े को बेचकर भी अपने लोन की आपूर्ति कर सकते हैं। तो एक मध्यम किसान बैंक से उधार लेता है, वो बैंक से उधार लेकर अपनी फसल को बेचकर उस उधार को चुका भी देता है और मुनाफा भी कमा लेता है। ये दूसरा केस है। पहले केस में क्या होता था? उसको पहले महंगा मिलता था, फिर सस्ता मिला, लेकिन सस्ता एक शर्त पर मिला है कि उसको अपनी फसल जो है उसी को बेचनी पड़ेगी जिससे उसने ये कर्ज लिया है। वो नीची दरों पर फसलों को बेचता है और फसल खरीदने वाला मुनाफा कमाता है। तो ये नुकसान है, श्यामल का नुकसान है। वहीं अरुण जो है, अरुण का फायदा है। उसके बाद एक तीसरी किसान आती है, रमा। रमा किसान ना होकर एक कृषि मजदूर है, एग्रीकल्चरल लेबर है। एग्रीकल्चरल लेबर क्या हुई? वो जमीन के टुकड़े पर काम करती हैं किसी और के, लेकिन उनके पास खुद का कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो एक भूस्वामी से, जिसके पास जमीन है, जिनके खेतों पर वो काम करती है, उससे वो लोन लेती है। अब लोन लेने की शर्तें ये हैं कि उसे भूस्वामी के घर काम कर करके उस लोन को चुकाना होगा। अब उस लोन की ब्याज की दर इतनी अधिक है कि उसको काम कर करके उसे चुकाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसे दोबारा लोन लेना पड़ता है। वो दोबारा लोन लेती है, तो यदि पहले 5% प्रति माह के रूप में दे रहा था, तो वो अगली बार मजबूरी का फायदा उठाते हुए 6% प्रति माह के रूप में लेता है। तो रमा बहुत ही मुश्किल स्थिति में है कि उसको काम कर करके चुकाना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर ऊंची दरों पर ब्याज लेना पड़ता है। ये सोनपुर गांव के 3 उदाहरण हैं, जहां पे एक हमने छोटे किसान का देखा, एक मध्यम किसान का देखा और एक हमने देखा एक कृषि मजदूर का उदाहरण। ये विविधता है ऋण व्यवस्था की। आगे हम बढ़ते हैं। ये इन्होंने किस किस से लिए थे? किसी ने व्यापारी से लोन लिया था, किसी ने भूस्वामी से लोन लिया था, किसी ने बैंक से लोन लिया था। लेकिन एक प्रकार का लोन हम कहां से भी ले सकते हैं? हम कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपने सुना होगा। ये सोनपुर के आसपास एक गांव है
जिस सोसाइटी के 2300 किसान सदस्य हैं, ये किसानों की सोसाइटी है। इसी प्रकार से ये सोसाइटी मजदूरों की भी हो सकती है, ये सोसाइटी और काम करने वाले लोगों की भी हो सकती है। तो ये 2300 किसान अपनी संपत्तियों को डालते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी जिसे ज़रूरत होती है, उसे कम दरों पर, बैंक से कम दरों पर लोन देती है और इसी प्रकार से सहकारी समितियों से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जो बैंक से नीची दरों पर लोन देती हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वो कोई ऋणाधार भी नहीं माँगती है, समर्थक ऋणाधार नहीं माँगती है। साथ ही साथ आपको व्यापारियों के पास, भूस्वामियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी लोन प्रदान करती हैं। सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। एक बैंक से हमने देखा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से हमने देखा था, एक व्यापारी से हमने देखा था और एक भूस्वामी से हमने देखा था। उसके बाद है कि छोटे किसान, मध्यम किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए ऋण की शर्तें अलग-अलग क्या हैं, उनकी तुलना कीजिए। मैंने बताया था, इन्हें अपनी फसलें उन्हीं को बेचनी होती हैं जिससे लोन लिया, इन्हें बैंक को चुकता करना होता है, इन्हें काम कर कर के ही चुकता करना होता है लोन, तो ऋण की शर्तें बहुत अलग-अलग हैं और ये अलग-अलग किस रूप में है, अलग-अलग उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के रूप में है कि उनके पास कितना पैसा है, वो अमीर है या गरीब है, उसके रूप में। श्यामल की तुलना में अरुण की खेती से ज़्यादा आय क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि एक तो उसको कम दर पर ब्याज देना है, दूसरा उसको उसके पास ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा है। क्या सोनपुर के सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिलता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, सिर्फ मध्यम किसानों को या अमीर लोगों को मिल सकता है। अब बात करते हैं भारत में जो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक हैं साख के, कि जो अनौपचारिक रूप, अनौपचारिक स्रोत हम कह सकते हैं, जो अनौपचारिक स्रोत हैं लोन के और साथ ही साथ जो औपचारिक स्रोत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे एक-एक करके। ये देखिए, ये पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी ग्रामीण हाउसहोल्ड हैं, रूरल हाउसहोल्ड हैं, 2012 के ये आंकड़े हैं, इतने प्रतिशत लोगों को इतने प्रतिशत लोगों को गवर्नमेंट से मिलता है, इतने प्रतिशत लोगों को बाकी इनफॉर्मल एजेंसीज से मिलता है, इतने प्रतिशत लोगों को अपने दोस्तों से मिलता है, इतनों को मनी लेंडर्स से मिलता है, इतने को बाकी जगह से, इतनों को बैंक से मिलता है, इतनों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज से मिलता है। तो ये क्या है? औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्रकों में इसे बाँटा गया है। औपचारिक क्षेत्रों से भी लोन लेते हैं लोग, अनौपचारिक क्षेत्रों से भी लेते हैं। लेकिन आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कोई ग्रामीण रूरल हाउसहोल्ड, जो ग्रामीण घर हैं, वो अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं। वो ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, उनके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, इतनी संपत्ति नहीं होती है, जिसे वो बैंकों को या औपचारिक क्षेत्रकों को दिखा सकें। इसलिए उन्हें अनौपचारिक क्षेत्रकों के पास जाना पड़ता है, जो उनसे ऐसे ज़मीन का टुकड़ा या संपत्ति नहीं माँगते हैं, साथ ही ऊँची दर पर ऋण देते हैं। ये भारत का विभाजन है। अब देखिए, औपचारिक क्षेत्रकों में और अनौपचारिक क्षेत्रकों में फ़र्क क्या है? औपचारिक क्षेत्रकों को कौन देखता है? भारतीय रिज़र्व बैंक। भारतीय रिज़र्व बैंक नज़र रखता है किन-किन चीज़ों पर? पहली चीज़ ये हुई कि ब्याज की दर ज़्यादा नहीं है, ब्याज की दर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, कोई गलत तरीके से वो लोन की वसूली नहीं कर रहे हैं। तीसरा कि वो कहीं सिर्फ बड़े-बड़े लोगों को लोन ना दे रहे हों, कि वो बड़े-बड़े व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे रहे हैं, बल्कि जो छोटे किसान हैं या छोटे वो बड़े किसानों को लोन दे रहे हैं, सिर्फ जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास कम ज़मीन है, उन्हें लोन नहीं दे रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इन सब चीज़ों की देखभाल करता है, इसलिए औपचारिक स्रोतों से लोन लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो कोई गलत माध्यम का इस्तेमाल आपके साथ नहीं कर सकते, वसूली के लिए भी वो कोई गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं पर जो अनौपचारिक उधारकर्ता हैं, जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं, जैसे हमने सोनपुर गाँव में देखा था, व्यापारी हैं या फिर वो भूस्वामी हैं या फिर वो क्या हैं, वो और कोई दुकान वाले हैं, वो सब क्या करते हैं, वो उच्च
उच्च दर पर ब्याज वसूलते हैं और जिससे क्या होता है, जो लोन लेता है उसकी आय कम होती जाती है और वो लोन तक नहीं चुका पाता है। इसीलिए औपचारिक स्रोतों से लेने में फायदा है, लेकिन उसमें भी ये एक कमी है कि समर्थक ऋणाधार औपचारिक स्रोत मांगते हैं। क्या मांगते हैं? समर्थक ऋणाधार, ताकि अपने लोन की वसूली कर सके एक लीगल तरीके से। वहीं यहाँ पर क्या होता है, इलीगल तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं। वहीं का जो फॉर्मल सोर्स है, औपचारिक स्रोत है, उनकी कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। ये फर्क है भारत के औपचारिक स्रोतों में और अनौपचारिक स्रोतों में। हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की। अब ये देखिए, तो हमने अभी देखा कि औपचारिक स्रोत आज के समय में भी ग्रामीण परिवार जितने हैं सिर्फ 5% लोगों की जरूरत पूरी करता है। बाकी लोग अपनी जरूरत अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिनकी ब्याज की दर बहुत ज्यादा अधिक होती है। अब ये शहरी क्षेत्रों की बात की है, ये शहरी क्षेत्रों की बात की है, जो बड़े-बड़े अर्बन एरियाज हैं उनकी बात की है। गरीब परिवार, आज भी 85% गरीब परिवार कहाँ से लेते हैं? अनौपचारिक स्रोत से, क्योंकि उनके पास दिखाने को कोई संपत्ति नहीं होती। जो कम संपत्ति वाले परिवार हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा बराबर है, दोनों स्रोतों से वो ले सकते हैं। जो समृद्ध परिवार हैं, वो ऋण की प्रतिशत किससे लेते हैं? वो औपचारिक स्रोतों से लेते हैं, वो बैंकों से लोन लेते हैं। और जो अत्यंत अमीर परिवार हैं, वो तो ज्यादातर बैंकों से ही लेते हैं। सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में वो किससे लेते हैं? अनौपचारिक स्रोतों से, बहुत ही कम प्रतिशत। तो इससे हमें क्या पता चला कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार जिनके पास संपत्ति नहीं है, उन तक भी हमें ऐसे माध्यम पहुंचाने हैं कि वो समर्थक ऋणाधार, जो संपत्ति दिखानी होती है उसके ना होते हुए भी कम दर पर औपचारिक स्रोतों से, बैंकों से लोन ले सके। किससे लोन ले सके? बैंकों से। या फिर यदि वो अनौपचारिक स्रोतों से भी ले रहे हैं, तो उनको उनको रेगुलेट करने वाला कोई हो, ऋणों का विस्तार होना चाहिए और ऋण सभी लोगों को मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आज भी हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अमीर लोग हैं, जो अमीर सेक्शन है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, उनके पास ये प्रिविलेज है कि वो निजी दरों पर ले सके, बाकियों को ऊँची दरों पर ले लेकर सिर्फ़ ऋण के जाल में फँसने की परेशानी होती है और उनके पास ये फ़ायदा नहीं है। तो सरकार को ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए जो गरीब परिवारों का भी फायदा करें। अब ऐसी एक स्कीम हो सकती है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, जहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पड़ोस के 15-20 लोगों ने मिलकर स्वयं सहायता समूह बना लिए। उन्होंने अपने जितने रिसोर्सेज थे, महीने के भले ही 100 रुपए क्यों ना हो, वो जोड़-जोड़ के पैसे इकट्ठा कर लिए। पैसे इकट्ठा कर लिए, तो अब जिसको ज़रूरत है वो उसमें से लोन ले सकता है। उन्हीं 15-20 सदस्यों का, जिनको बाद में यदि कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसमें से पैसे ले लेकर बिना कोलेटरल के, बिना समर्थक ऋणाधार के लोन ले सकते हैं। और ऐसे जो स्वयं सहायता समूह हैं, इन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इन्हें बैंक भी बिना समर्थक ऋणाधार के लोन दे देता है। उस लोन को लेकर ये बाकी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, अपने सदस्यों के बिज़नेस खुलवा सकती हैं, बहुत सारे कार्य कर सकती हैं। इसीलिए स्वयं सहायता समूहों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई समर्थक ऋणाधार नहीं है या कोई स्रोत नहीं है। इसके लाभ देखिए क्या-क्या है। ब्याज की दरें कम होंगी। ये बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं यदि इनके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और बैंक इनसे कोई संपत्ति भी नहीं माँगता है। ये स्वरोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि ऋण देने के जितने भी निर्णय होते हैं, ना सरकार पर डिपेंड होना पड़ता है, ना बैंकों पर। जो-जो सदस्य हैं वो आपस में निर्णय ले सकते हैं और समर्थक ऋणाधार की समस्या से तो बच सकते ही सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई थी एक आदमी ने, जिसे 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। इन्होंने क्या किया था? बहुत ही छोटे पैमाने से बांग्लादेश में 1970 में बहुत कम लोगों को जोड़कर शुरुआत की थी, कम दरों पर ऋण देना शुरू किया था और 2018 तक अब इसमें कम से कम
9 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं, जो कहाँ फैले हुए हैं, 81,600 गाँवों में फैले हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसी-ऐसी पहलों की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे जो-जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज़ करेंगे और उससे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रश्नों को जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।